हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबका एडिफिकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितेश उपाध्याय। आज हम पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पार्ट 2, जो बिहार बोर्ड का पहला चैप्टर है 12th का। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी फ़िलहाल बिहार बोर्ड की सीरीज चलेगी और जल्दी ही पूरा सिलेबस इसका अपलोड हो जाएगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले उसको देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा या आपके दाहिने हाथ पे ऊपर वीडियो में लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप उसको देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं दूसरे पार्ट को। गांधी जी कहते हैं, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स फोर्टरीज। कहते हैं कि जैसी भारतीय सभ्यता को जिस तरह से मैंने जैसा वर्णन इसका किया है, वैसा ही वर्णन इसके कई अनुयायियों ने और कई प्रशंसकों ने भी किया है। In no part of the world and under no civilization have all men attained perfection. इसके साथ ही एक और बात ये कहना चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी सभ्यता में सारे इंसानों ने परफेक्शन हासिल किया हो, यानी कि सारे इंसानों ने एक तरीके से फ्लॉलेस सारे इंसान हो गए हो, किसी में कोई गड़बड़ ना हो, किसी में कोई डिमेरिट ना हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है। अटेन का मतलब होता है पाना और परफेक्शन का मतलब संपूर्णता कह लीजिए आप। आगे कहते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू, सिविलाइजेशन ही होना चाहिए यहाँ पे, टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपिगेट इमोरलिटी। सॉरी, अब ये अंतर स्पष्ट कर दे रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। कहते हैं कि भारतीय सभ्यता जो है उसकी प्रवृत्ति ये है कि वो मनुष्य की नैतिकता को उठाती है। एलिवेट का मतलब ऊपर उठाना, यानी कि उसके स्तर को उठाती है, उसको और बढ़िया करती है, अच्छा करती है। लेकिन पाश्चात्य सभ्यताएं जो है, पश्चिम की सभ्यताएं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उनकी टेंडेंसी क्या है, उनकी प्रवृत्ति क्या है? टू प्रोपगेट इमोरलिटी। वो अनैतिकता को बढ़ावा देती हैं। अनैतिकता यानी कि गलत चीज़ों को बढ़ावा देती हैं। गलत चीज़ें, आपने अगर वेस्टर्न कल्चर को देखा हो तो आपको पता ही होगा कि यहाँ गांधी जी कहना क्या चाहते हैं असल में। कहते हैं द लैटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। फॉर्मर और लैटर का यूज़ तो आप लोग को पता ही होगा। किसी सेंटेंस में जब दो सब्जेक्ट्स या दो नाउन्स यूज़ हुए होते हैं तो उनके अगले सेंटेंस में फॉर्मर और लैटर का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला और लैटर का मतलब होता है बाद वाला। तो यहाँ लैटर यानी कि पिछले सेंटेंस में जो बाद में आया था, यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और फॉर्मर यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन। तो द लैटर इज गॉडलेस, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन गॉडलेस है, एक तरीके से देवहीन है, ईश्वरहीन कह लीजिए उसको। द फॉर्मर, जबकि जो पहले वाली सभ्यता यानी कि भारतीय सभ्यता है, वो ईश्वर पे विश्वास से ही उत्पन्न हुई है, उसी पे में उसका आधार है। ईश्वर पे विश्वास ही उसका आधार है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट behooves every lover of India to cling to the Indian civilization even as a child clings to the mother's breast। यहाँ जो एक वर्ड यूज हुआ है ना, behoves, P-E-H-O-V-E-S, ये ब्रिटिश फॉर्म है behoove का, B-E-H-O-O-V-E। आप किसी डिक्शनरी में आज की डेट में देखेंगे बिहोव, P-E-H-O-V-E, तो शायद ही मिल पाए। कुछ जगहों पे रेफरेंस तो रहता है कि ये ब्रिटिश वर्जन है बिहूव का, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे ये नहीं मिलता है। तो अब चूंकि ये पुरानी बात है तो लिखने का स्टाइल भी पुराना था और ब्रिटिश इंग्लिश को ही गांधी जी भी फॉलो करते थे, हमारे यहाँ भी वही फॉलो होती है अभी भी। लेकिन फिर भी आप इसकी स्पेलिंग अगर अब यूज़ करेंगे तो बिहूव, P-E-H-O-O-V-E यूज़ करेंगे। इसका मतलब होता है ना प्रसन्न करना, ठीक है, एक तरीके से प्रसन्नता से भर देना। तो कहते हैं कि so understanding and so believing, it behooves every lover of India to cling to the old Indian civilization even as a child clings to the mother's breast। कहते हैं ये भरोसा करके, ये समझ के, क्या समझ के कि भारतीय सभ्यता ईश्वर पे आधारित है, ये समझ के यह बड़ा हम सबको प्रसन्न करता है, हम सभी भारतीयों को, कि हम अपनी भारतीय सभ्यता से उसी तरह से चिपके हुए, उसी तरह से जकड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपका रहता है।
आगे कहते हैं कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिम का कोई पश्चिम को से नफरत नहीं करता हूँ, मैं पश्चिम का आलोचक हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बिल्कुल उनसे नफरत है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैं वास्तव में पश्चिम का शुक्रगुजार हूँ, मैं थैंकफुल हूँ बहुत सी चीज़ों के लिए जो मैंने सीखी हैं वहाँ के साहित्य से, जो मैंने वेस्टर्न कल्चर के, वेस्टर्न लिटरेचर के, वहाँ के लोगों की लिखी हुई किताबों से जो बातें सीखी हैं उनके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ़ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learnt one lesson from it, and that is that we must shun it at all costs. क्या कहते हैं आगे? कहते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ आज की सभ्यता का, ये जो आधुनिक सभ्यता का, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मुझे सिखाया है। मैं आज की आधुनिक सभ्यता का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे सिखाया है कि अगर मैं चाहता हूँ कि भारत तरक्की करे, अपने पोटेंशियल को पाए, यानी जो हमारी प्रतिभा है उसके हिसाब से हम ऊंचाई तक पहुँचे, तो मुझे खुल के अपने देश के लोगों को ये कहना होगा कि सालों साल आधुनिक सभ्यता को अनुभव करने के बाद अगर मैंने जो एक चीज़ सीखी है, वो क्या सीखी है? वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट्स। मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि इस सभ्यता से बिल्कुल ही बच के रहने की आवश्यकता है, यानी कि हमें आधुनिक सभ्यता का त्याग करना होगा। शन का मतलब ही होता है उसका छोड़ना, त्याग करना, उससे बच के रहना। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि भारत तरक्की करे तो आधुनिक सभ्यता के जंजालों से हमें बच के रहना होगा। और क्या चीज़ें हैं वो? मटीरियलिज्म यानी वस्तुवाद, फालतू की दौड़, भोग विलास में जो गांधी जी हमें चेता रहे थे कि हमें नहीं पढ़ना है, ये सब चीज़ें, उनसे बच के रहना है। आगे कहते हैं व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, अब क्या है ये आधुनिक सभ्यता? It is the worship of the material, it is the worship of the brute in us, it is unadulterated materialism, and modern civilization is nothing if it does not think at every step of the triumph of material civilization. बताते हैं क्या है ये आधुनिक सभ्यता? यह वस्तु की पूजा है, वर्शिप ऑफ द मटीरियल, वस्तु की पूजा, यानी कि एक तरीके से भोग की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूटिनस, हमारे अंदर जो जंगली है, जो भोगी है, उसकी पूजा है ये विशुद्ध वस्तुवाद है। और आज की आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है अगर यह हर कदम पे वस्तुवादी सभ्यता को जीतने की ना सोचे, तो फिर इसका सर्वनाश हो जाएगा। यानी कि साफ भाषा में कहा जाए तो आधुनिक सभ्यता भोग विलास में डूबी हुई है, चीज़ों के बारे में सोचती है कि हम ये चीज़ें करेंगे, इनका आविष्कार करेंगे, इनसे जुड़ेंगे। अपनी खोज के बारे में ये नहीं सोचती है कि हम अपने अस्तित्व की तलाश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ऐसी चीज़ों की खोज यहाँ ज़्यादा करते हैं ये लोग जिनसे हमारे शरीर को सुख मिले और हमारी जिह्वा को भी सुख मिले, जैसे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो लंबे वक्त तक टिकें और आपके हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डालें। धीरे धीरे इन चीज़ों को गांधी जी ने बड़े अच्छे से अनफोल्ड किया इस चैप्टर में। तो वही कहते हैं कि अगर ये लोग ये सब चीज़ें सोचना बंद कर दें तो फिर इनका नाश ही हो जाएगा। ये पूरी सभ्यता ही वस्तुओं पे टिकी हुई है, भोग विलास पे टिकी हुई है। It is perhaps unnecessary, if not useless, to weigh the materials of the weigh the merits of the two civilization. कहते हैं कि ये चीज़ थोड़ी अननेसेसरी है। अननेसेसरी मतलब व्यर्थ तो नहीं, इफ़ नॉट यूजलेस, व्यर्थ तो नहीं है लेकिन गैर ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है क्या? कि हम लोग दो सभ्यताओं के मेरिट्स का, मेरिट मतलब प्रतिभा होता है, लेकिन इस चैप्टर में बार बार मेरिट गुण के ही सेंस में आया है। दो सभ्यताओं के गुणों का हम लोग तुलना करें, दो सभ्यताओं के गुणों की तुलना करें, उनकी प्रतिभाओं की हम तुलना करें, ये गैर ज़रूरी है क्योंकि सबकी अपनी खासियत होती है।
It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings, and similarly, we have a civilization suited to our conditions, and both are good in their own respective spheres. कहते क्या हैं कि हो सकता है ऐसा हो, इट इज़ लाइकली, संभव है कि पश्चिम ने जिस सभ्यता का विकास किया है वो वहाँ की जलवायु और वहाँ के वातावरण के हिसाब से है, उसी तरह से हमने जिस सभ्यता का विकास किया है वो हमारी परिस्थितियों के हिसाब से है, और दोनों ही अपने अपने वातावरण में बिल्कुल अच्छी हैं। यहाँ जो शब्द स्फीयर इस्तेमाल हुआ है ये बेसिकली क्षेत्र बताने के लिए, वातावरण या परिप्रेक्ष्य कह सकते हैं कि अपने हिसाब से वो भी सही है, ऐसा कुछ कहने के लिए इस्तेमाल हुआ है। आगे गांधी जी कहते हैं कि द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। यहाँ पे जो एक वर्ड आया है डिस्टिंग्विशिंग, डिस्टिंग्विशिंग का मतलब होता है, आप समझ लीजिए कि बिल्कुल जो किसी चीज़ को हाईलाइट करे, वैसे उस सेंस में होता है, अलग करे दूसरों से उस सेंस में होता है। तो जो चीज़, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके गुण हैं किसके, मॉडर्न सिविलाइजेशन के, आधुनिक सभ्यता के, जो उसको दूसरों से अलग करते हैं वो क्या है, इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। वो ये है कि ये सभ्यता बढ़ावा देती है हमारी इच्छाओं को, इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी, अनंत रूप से बढ़ावा देने को हमें कहती है कि आप अपनी इच्छाओं को खुला छोड़ दीजिए। जबकि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पेरेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स। क्या कहते हैं आगे, लेकिन जो प्राचीन सभ्यता है, जो भारतीय सभ्यता है, उसकी पहचान है कि आप अपनी इच्छाओं पे संयम रखें और उनको सही दिशा में डालें, यानी कि रिस्ट्रिक्शन यानी कि संयम, और रेगुलेशन यानी कि उसको सही तरीके से उसका निर्धारण करना। The modern or Western insatiableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity. Divinity भी पढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं ये कि जो असंतोष है, जो आधुनिक समाज का या पाश्चात्य समाज का कह लीजिए, वो कहाँ से उठ के आता है, वो उठ के आता है उनकी जो चाह है, वांट ऑफ, उनकी जो चाह है किस चीज़ में, लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट, यानी कि भविष्य की चाह है, जो उनकी जीवित चाह है, उनके अंदर जो जीवित इच्छा है, जीवित विश्वास है भविष्य की कल्पनाओं को लेके, एंड ऑल्सो इन डिविनिटी। मेरे एक स्टूडेंट ने यूट्यूब पे एक बड़े फेमस टीचर का एक्सप्लेनेशन देख के इसी चैप्टर का मुझे फ़ोन किया कि सर वहाँ तो इन डिविनिटी ये जो लाइन है इसको गायब ही कर दिया गया और पूरी लाइन को कुछ अलग ही कर दिया गया। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि शायद जैसे यहाँ इन डिविनिटी ये दो वर्ड्स आ जाते हैं ना, ये पूरा सेंटेंस बहुत टफ हो जाता है समझने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं उन जनाब से ज़्यादा अच्छे से समझ रहा हूँ, बट जो भी है वहाँ क्यों गायब हुआ था अब ये वही बता पाएंगे। लेकिन ये ऐसे जहाँ छपा हुआ है मैंने वहाँ से पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, हिंद स्वराज बुक अवेलेबल है बहुत सी जगहों पे। ये पूरी लाइन जिस तरह आपकी किताब में है उसी तरह है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ कोई करे तो वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ क्या मतलब हुआ कि फ्रॉम वन, फिर से एक बार समझाता हूँ मैं आपको। द मॉडर्न ऑफ वेस्टर्न इंसैशिएबलनेस मतलब असंतोष, इच्छाओं का पूरा ना होना, ये कहाँ से उठ के आता है, असंतोष मतलब, हाँ असंतोष कह लीजिए आप, संतुष्टि का ना होना, मुझे और चाहिए ये वाली फीलिंग, तो ये उठ के आती है, अराइजेज फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर ऑल्सो इन डिविनिटी। हमें चाहत है एक भविष्य पे भरोसा करने वाले आशा की, मतलब हम चाहते हैं कि एक भविष्य हो, इस बात पे हमारा भरोसा हो, और साथ में एक डिविनिटी, कोई डिवाइन पावर है, इस पे ये लोग भरोसा करना चाहते हैं। और बड़ा महत्व है इस लाइन का, इसलिए आप ध्यान देंगे, वो लोग चाहते हैं कि वो भरोसा करें कि एक डिवाइन पावर है, वहीं से उठ के आता है उनका असंतोष पश्चिम के लोगों का। लेकिन द रिस्ट्रेंट of ancient or eastern civilizations arises from a belief, often in spite of ourselves, in a future state and the existence of a divine power. लेकिन जो पूर्वी सभ्यताओं का संयम है वो उठ के आता है, वो जो विश्वास है जो हम में ना हो, लेकिन हमारे अंदर जो विश्वास है
एक डिवाइन पावर पे, एक सुप्रीम पावर पे हमारा जो विश्वास है वहीं से उठ के आता है। इन स्पाइट ऑफ, हमारे अस्तित्व को नकारने के बावजूद, यानी कि हम खुद के अस्तित्व को नकार रहे हैं। इन अ फ्यूचर स्टेट, हम उस पर भी भले भरोसा करें या ना करें, हालांकि यहाँ बिलीफ लिखा है, हम हो सकता है उस पर भरोसा करें, लेकिन एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर, हम भरोसा करते हैं कि एक डिवाइन पावर है, यहाँ से उठ के आ रहा है। आप समझिए इस चीज़ को, पश्चिम वाले भरोसा करना चाहते हैं कि एक डिवाइन पावर है, लेकिन पूरब वाले भरोसा करते हैं कि एक डिवाइन पावर है। दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। वो भगवान के, ईश्वर के, या क्या कहा जा सकता है उसके, परमात्मा के, उनके होने का सबूत चाहते हैं, लेकिन हमें उस पर यकीन है कि वो हैं। तो अब इसी एक चीज़ से उठ के उनका असंतोष आता है और हमारा संतोष और हमारा संयम आता है। यही चीज़ें ये कहना चाहते हैं। आगे क्या कहते हैं, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट। कहते हैं कि कुछ जो आज के ज़माने के आधुनिक आविष्कार हैं वो इतने ज़्यादा आकर्षित करने वाले हैं कि आप उनसे बचे बिना नहीं रह सकते। मैडनिंग मतलब पागल बना देने वाले, दीवाना बना देने वाले, और रजिस्ट मतलब उसकी तरफ जाने से बचना, उससे मतलब बच के रहना। किसी चीज़ को जब आप रेजिस्ट करते हैं तो प्रतिरोध करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो यही कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसे भी वहाँ से चीज़ें उठ के आई हैं, कुछ मॉडर्न इन्वेंशंस आए हैं और उनके कुछ बड़े ही ब्रिलियंट रिजल्ट्स हैं और इमीडिएट रिजल्ट्स हैं, त्वरित काम करने वाली चीज़ें हैं, कुछ मशीनें हैं, और उनको देख के इंसान आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस। लेकिन मुझे खुद पे ये विश्वास है, मुझे किसी भी तरीके की शंका नहीं है कि मनुष्य की असली विजय उनकी तरफ रजिस्ट करने में ही है, उनकी तरफ जाने से बचने में ही है। किनकी तरफ? इन आविष्कारों की तरफ। कहते हैं वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंटरी प्लेजर। कहते हैं कि हम बड़े खतरे में हैं कि कहीं हम अपनी जान का सौदा, मतलब सॉरी, जान का नहीं, अपनी आत्मा का सौदा, अपनी अच्छाई का सौदा, बार्टर का मतलब होता है ना एक चीज़ के बदले कोई और चीज़ लेना, सौदा करना। द परमानेंट गुड, जो अच्छाई है, जो एक अस्थाई अच्छाई है, जो हमारी आत्मा है, उसको हम दे तो नहीं रहे हैं, उस अच्छाई का सौदा तो हम नहीं कर रहे हैं। अच्छाई पे हम लोग रहते हैं, आत्मा को यहाँ ड्रॉप करते हैं, तो अच्छाई का सौदा तो नहीं कर रहे हैं फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर, क्षणिक सुख के लिए, यानी कि कुछ वक्त के आनंद के लिए कहीं हम एक बड़ी अच्छाई की बलि तो नहीं चढ़ा रहे हैं। कहते हैं आगे कि जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटीरियल, सिमिलरली हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। अब इस पैराग्राफ को आप जब समझेंगे, 15th पैराग्राफ को, तो आपको 13th और 14th का मतलब खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि जिस तरह पश्चिम ने काफ़ी भौतिक चीज़ों का आविष्कार किया, काफ़ी सारी वस्तुओं का आविष्कार किया है, ठोस वस्तुओं का, उसी तरह से जो हिंदुत्व है हमारा, भारत का जो हिंदुइज्म है, उसने बहुत सी खोजें की हैं, मार्वलस, बहुत अद्भुत खोजें की हैं। कहाँ? रिलीजन के मामले में, आध्यात्म के मामले में, स्पिरिट के मामले में, आत्मा के मामले में, सोल के मामले में। ठीक है, स्पिरिट और सोल बेसिकली एक चीज़ें हो सकती हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग मायने होते हैं। स्पिरिट जोश भी होता है, स्पिरिट फीलिंग भी होती है। तो वो क्या चीज़ें हैं आपके दिमाग में? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हिंदुत्व ने जिसकी खोज की है, जो आपकी आत्मा को सुकून देता है? वो चीज़ें हैं योग, प्राणायाम, ध्यान और थियोलॉजी, फिलॉसफी, बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ से हमारे हिंदुस्तान से निकल के गई हैं, हमारे भारत से निकल के गई हैं, और अब जिनके पीछे पूरी पाश्चात्य सभ्यता भी पागल हो गई है। हमारे यहाँ के योग को उठा के उन लोगों ने योगा कर दिया है। उसके अलावा अलग अलग योगा, कुत्ते योगा करते हैं तो उसको डोगा नाम दे दिया है। हालांकि डोगा हमारी कॉमिक्स में पहले एक सुपर हीरो होता था, अभी भी है, बट अब बच्चे कॉमिक्स कम पढ़ते हैं। तो एक पावर योगा है, और मैंने कहीं किसी को करते देखा था स्नेक योगा, फलाना योगा। हर फेसबुक वगैरह पे आपको एडवर्टाइजमेंट्स आते रहेंगे। हमारी चीज़ को उन लोगों ने कितना अपने रूप से डाल दिया। जीसस योगा नाम की एक किताब अभी बिक रही थी कहीं, तो मैंने देखा था। तो वो चीज़ें हैं उन लोगों में, हमारी चीज़ों को उठा के उस पर अपनी मुहर लगा देना, उसको नया नाम दे के छाप देना अपने नाम से।
यही चीज़ें हैं। उन लोगों ने खोज की है वस्तुओं की, लेकिन हमने खोज की है आत्मा की। हमने आध्यात्म में काफ़ी तरक्की की है। आज हमारे यहाँ से निकला हुआ मेडिटेशन, ध्यान, वो सभी लोग कर रहे हैं। उसको अलग अलग नाम दे दिया है, माइंडफुलनेस नाम दे दिया है, मेडिटेशन नाम दे दिया है, फेथ नाम दे दिया, पता नहीं क्या क्या कहते हैं वो लोग। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहते हैं गांधी जी, बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। We are dazzled by the material progress that Western science has made up. यही चीज़ गांधी जी कह रहे हैं, जिन पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी बहुत बकवास की थी। हमारी चीज़ों को वो उठा के ले गए, लेकिन हमारी आंखें बंद हैं। हम नहीं देखते अपनी ही चीज़ों को। वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। जो चीज़ें हमारे यहाँ हुई हैं हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। भारत में 130 करोड़ लोग हैं, और मुझे नहीं लगता कि 10% लोग भी होंगे जो रोज़ योग, ध्यान, प्राणायाम ये चीज़ें करते होंगे, मेडिटेशन। सबसे पहले तो इन चीज़ों को लोगों ने धर्म के नाम पर बांट दिया है। कहाँ से शुरुआत हुई मुझे नहीं पता, पर लोगों ने इसको धर्म के नाम पर बांट दिया कि अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आप हिंदू हैं, वो चीज़ें करेंगे तो आप हिंदू नहीं हैं, अगर आप फलाना चीज़ें कर रहे हैं तो आप मुसलमान हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं, एंड सो ऑन। तो ये काफ़ी डैमेजिंग चीज़ें हैं। हम लोग कॉमन सेंस से परे हट के गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, जबकि अच्छी चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए। लेकिन यही है कि हमारी आंखें बंद हो चुकी हैं। हम आध्यात्म की, ध्यान की, योग की, मेडिटेशन की, सब की अनदेखी करते हैं। वी आर डेजल्ड बाय द मटीरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड। हमारी आंखें चौंधिया गई हैं उन चीज़ों को, उन भौतिक प्रगति को देख के, उन मतलब वास्तुवादी चीज़ों को देख के जो पश्चिम के विज्ञान ने हमारे सामने ला के रखी हैं, जो उसने बनाई हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी के पास अगर 100 लीटर फ्रिज हो तो हमारे पास 125 लीटर फ्रिज हो। और मुझे तो आज तक खैर ये समझ में नहीं आया कि फ्रिज कितने लीटर का क्या साइज़ होता है। खैर कहते हैं, आई एम नॉट इनामर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स as though God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism. कहते हैं कि मैं जरा भी आकर्षित नहीं हूँ उनकी तरफ, मुझे जरा भी उनका दीवानापन नहीं। इनामा का मतलब प्रेमी हो जाना, आकर्षित होना उनकी तरफ। मैं जरा भी आकर्षित नहीं हूँ उस प्रगति से जो पश्चिम ने की है। इनफैक्ट असल में मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने अपनी बुद्धि से भारत को उधर जाने से रोक दिया। किधर? उन वस्तुवादी आविष्कारों की तरफ जाने से रोक दिया। प्रोग्रेसिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स, यानी कि जिस लाइन पे, जिस रेखा में चल रहे हैं पश्चिम के देश, उधर जाने से हमें रोक दिया। किस लिए? सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेजिस्टिंग द ऑनर्स ऑफ मटीरियलिज्म। इसीलिए ताकि भारत का जो एक खास उद्देश्य है, ये जो मटीरियलिज्म, भौतिकता है, वस्तुवाद है, उसकी उमंग को, उसकी लहर को रोक पाना। भारत को शायद इसलिए इन्होंने आध्यात्म की ईश्वर ने बुद्धि दी, ताकि जब पूरी दुनिया वस्तुओं के पीछे भागे तो भारत उनको सही दिशा दिखाए। ये कहना चाहते हैं। ऑनरश का मतलब उमंग, उमड़ाव हो सकता है, लहर कह लीजिए। आगे बढ़ते हम लोग। कहते हैं, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। आखिरकार कोई बात है हिंदुत्व में जिसने इसे जीवित रखा है अब तक। इट हैज़ विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशंस। हिंदुत्व ने देखा है बेबीलोनियन सभ्यता का विनाश, सीरियन सभ्यता का विनाश, पर्शियन सभ्यता का विनाश, इजिप्शियन सभ्यता का विनाश, लेकिन आज भी हिंदुत्व खड़ा है। बेबीलोन जो आज का कुवैत, इराक है, सीरिया तो आप लोग जानते होंगे, पर्शिया जो ईरान है, इन सब का विनाश भारत ने देखा है, लेकिन भारत अभी भी वहाँ खड़ा है। अब आप कहेंगे उनका विनाश का क्या मतलब? उनके विनाश का मतलब कि जो सभ्यता उनकी थी, जो पुराने लोग थे वहाँ के रहने वाले, वो आज नहीं हैं। जो एटिक सिविलाइजेशन थी बेबीलोन या इजिप्ट में, मुझे याद नहीं, वो लोग अब कहाँ हैं? कहीं नहीं दिखते हैं। कहते हैं, कास्ट अ लुक अराउंड यू, जरा एक नज़र अपनी तरफ डालिए। कास्ट का मतलब होता है, कास्ट ग्लांस हम लोग या कास्ट लुक कहते हैं, तो एक नज़र डालिए। कहते हैं, कास्ट लुक अराउंड यू, देखिए ज़रा अपनी चारों तरफ। वेयर इज़ रोम एंड वेयर इज़ ग्रीस, कहाँ है रोम और कहाँ है ग्रीस?
कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबन और रैदर द एंशियंट रोम, फॉर रोम वॉज इटली। क्या आपको कहीं गिबन की इटली दिख रही है? गिबन की इटली मतलब गिबन की किताबों में लिखी हुई इटली। ये जो गिबन थे, इनका नाम था एडवर्ड गिबन, ये हिस्टोरियन थे। इन्होंने काफ़ी किताबें लिखी थी ग्लोरी ऑफ रोम के बारे में, कि रोम पहले ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता था। लेकिन ज़रा आप नज़र उठा के देखिए, क्या ये एडवर्ड गिबन साहब ने जिस रोम के बारे में लिखा था वो आपको दिखने को मिलता है आज का जो इटली है? इसीलिए कह रहे हैं, और रैदर द एंशियंट रोम, फॉर रोम वॉज इटली। मैं आज वाले इटली की बात नहीं कर रहा, उस रोम की बात कर रहा हूँ जो गिबन ने अपनी किताबों में लिखा था, क्योंकि वो रोम अब क्या बन चुका है? इटली बन चुका है। जरा आप इटली जाके देखिए और गिबन की किताब पढ़िए, वो इटली कहीं से भी आपको उस रोम जैसी नहीं दिखेगी जैसा गिबन साहब अपनी किताब में लिखते हैं, बताते हैं। आगे कहते हैं, गो टू ग्रीस, जाइए ग्रीस जाइए, जाके देखिए वहाँ वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। कहाँ है वो एटिक सभ्यता जिसके पूरे दुनिया में एक वक्त में चर्चे थे, जो आज किताबों में काफ़ी उसके किस्से लिखे रहते हैं। उसके बाद देन कमिंग टू इंडिया, आइए आप भारत। जब कोई भी भारत आता है, देन कमिंग टू इंडिया, लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट records and then look around you and you would be constrained to say yes, I see here ancient India is still living। उसके बाद चलिए आप आइए भारत में, कोई भी आके भारत में देख ले, सबसे पुरानी हमारी किताबें उठा के देख ले, उनको पढ़िए आप कि भारत कैसा था, और फिर आज आंखें उठा के देखिए, आपको मजबूर होना पड़ेगा ये बात कहने पे कि हाँ मुझे दिख रहा है पुराना भारत आज भी यहाँ जिंदा है। एंशिएंट मतलब प्राचीन भारत अभी भी यहाँ जीवित है। कैसे जीवित है? भले ही 10% लोग ही कर रहे हों, लेकिन वो लोग आज भी क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, पूजा करते हैं। भले ही 10% लोग ही कर रहे हों, लेकिन वो गाँवों में एक सादा सुखी जीवन जी रहे हैं। यानी कि आपको हमारी सभ्यता आज भी जीवित दिखेगी। अब तो 2020 चल रहा है, तो इन चीज़ों में काफ़ी गिरावट आ गई है, लेकिन जब गांधी जी ने ये कहा था 1940-42 जब इन्होंने लिखा था, तब तो ये बात बिल्कुल पूरे भारत में आपको दिख सकती थी। आज भी हमारी सभ्यता की जड़ें इतनी गहरी हैं कि भले ही हम कितने भी आधुनिक हो गए हों, बहुत सी चीज़ें हैं जो आज भी हम करते हैं, जिन पे हमें गर्व होना चाहिए, हम सबको होना चाहिए। आगे कहते हैं गांधी जी कि ट्रू देयर वर डंग हिप्स टू हियर एंड देयर, बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बैरिड अंडर देम। इसको बैरिड पढ़ते हैं, बरीड भी पढ़ते हैं, लेकिन बैरिड ज़्यादा पॉपुलर प्रोनाउंसिएशन। कहते हैं कि हाँ सच है कि कई जगह कचरे के ढेर हैं, गोबर के ढेर हैं, यहाँ वहाँ कई जगह, लेकिन उन गोबर के ढेर के नीचे बड़े ही खजाने, बहुत गहरे खजाने दबे हुए हैं, दफन है। बैरी का मतलब दफन करना, तो बड़े रिच ट्रेजर्स यानी कि अनमोल खजाने दबे हुए हैं, मूल्यवान खजाने। And the reason why it had survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines। अब गांधी जी कहते हैं कि क्यों हिंदुत्व ने इतनी मार, इतनी झेल ली, फिर भी जिंदा है। अलग अलग लोगों ने हम पे आक्रमण किया, अलग अलग लोगों ने हमें दास बनाया, गुलाम बनाया, लूटा खसोटा नोचा, तरह तरह के अत्याचार किए, फिर भी हिंदुत्व जिंदा है। इस वजह से क्योंकि हमने कभी अपने लक्ष्य को भौतिकता पे रखा ही नहीं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें ये सुख पाना है जिसकी हमें तलाश है। हम हमेशा आध्यात्म के चक्कर में ही फंसे रह गए, ऐसे लोग हैं हम। आज भी हमारे भारत में साधु सन्यासी फकीर काफ़ी होते हैं। तो यही बात ये कह रहे हैं कि हमने आध्यात्मिक रूप से अपना लक्ष्य निर्धारित किया, बाकी लोगों ने वास्तविक रूप से, वास्तविक मतलब भौतिक रूप से। कहते हैं आगे कि आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनायल। कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कार है, हमारा जो स्वराज है, वो हमारी इच्छाओं की बढ़ोतरी में नहीं है, बल्कि वो हमारी इच्छाओं को रोकने में है। कहते हैं कि इट डज नॉट डिपेंड, आवर स्वराज डज नॉट डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, हमारी इच्छाओं को बढ़ोतरी करने में नहीं है, सेल्फ इंटेलिजेंस इसमें नहीं है। सेल्फ इंटेलिजेंस मतलब खुद में डूबे रहना, बल्कि हमारी तरक्की किस में है, हमारा स्वराज किस में है, हमारा सभ्यता का विकास किस में है, हमारी सभ्यता का,
हमारी वांट्स यानी कि हमारी जो चाहते हैं उनको रोकने में, जिसको हम सेल्फ डिनायल भी कहेंगे, यानी कि खुद को नकारना, अपने अस्तित्व को नकारना कि मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ईश्वर का ही एक अंश हूँ, मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा सेल्फ डिनायल इस सेंस में भी यूज़ हो सकता है अपनी इच्छाओं को नकारना, कि भले ही हमें इच्छा करे ये कोई काम करने की जो नहीं किया जाना चाहिए, तो हम इच्छा के हवाले होकर उसको ना करें। हम अपनी जीभ को नियंत्रण में रखें, अपनी जुबान को, अपने नज़र को भी नियंत्रण में रखें। इसीलिए गांधी जी के 3 बंदर आपको याद होगा, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। असल में सब कुछ अच्छा देखो, सुनो और कहो, ऐसा चाहते हैं, खुद पे नियंत्रण, यही है सेल्फ डिनायल। मैं एक आखिरी बार आपको इस लाइन का मतलब समझा दूं। कहते हैं कि हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारा स्वराज निर्भर इस बात पे नहीं करता कि हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाएं, खुद में डूब जाएं, बल्कि हम उन पे नियंत्रण करें, खुद को नकारें। अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस, बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ वी एंडेवर टू कॉपी इट। कहते हैं कि यूरोपीय जो सभ्यता है, इसमें कोई शक नहीं कि वो सभ्यता यूरोप वालों के लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर वो सभ्यता हमने अपनाई तो क्या होगा? बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ़ वी एंडेवर टू कॉपी इट। अगर हमने उसे कॉपी करने की कोशिश की, एंडेवर का मतलब लालसा रखना, चाहत रखना, कोशिश करना, अगर हमने ये सब चीज़ें की तो उसका मतलब क्या होगा? इट विल मीन रूइन, हमारी बर्बादी। अगर हमने उनकी सभ्यता को की नकल करने की कोशिश की तो हमारी बर्बादी उसमें लिखी है, भले ही वो सभ्यता उनके लिए कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it. कहते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग उन चीज़ों को नहीं अपना सकते, उन चीज़ों को नहीं समझ सकते। अडॉप्ट मतलब अपनाना, एसिमिलेट मतलब समझना, जो अच्छी हैं और जो समझने के लायक हैं, कैपेबल ऑफ असिमिलेशन, जिन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, जो अपनाने के लायक हैं। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें नहीं अपनाएंगे, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं हुआ कि यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वॉट एवर द एविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट, कि इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि यूरोपियंस को उस एविल मतलब बुराई, उस बुराई से छुटकारा नहीं पाना चाहिए जो बुराई उसमें घुस चुकी है। यानी कि एक बार फिर से आप समझें क्या कहना चाहते हैं वो, कि पाश्चात्य सभ्यता में बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत बुरी भी चीज़ें हैं, तो हम अच्छी चीज़ों को समझ के अपनाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन यूरोपियंस को भी वो जो बुरी चीज़ें उनमें घुस चुकी हैं उनको समझ के उनसे दूर रहने की कोशिश करनी पड़ेगी। पार्ट विथ का मतलब था उनसे जुदा होना। आगे कहते हैं द इंसेशंट सर्च फॉर मटीरियल कंफर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन इविल, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves. Incessant का मतलब होता है ना कि बिना रुके, एक तरीके से लगातार करना, ठीक है। कहते हैं ये जो कंटिन्यूअस के सेंस पे होता है, ये जो कंटिन्यूअस, ये जो लगातार बढ़ रही है यूरोपियंस की चाह, किस चीज़ की? मटेरियल कंफर्ट की और उनके मल्टीप्लिकेशन की, भौतिक सुख की, उसमें बढ़ोतरी की जो चाह है, ये इतनी बुरी चीज़ है कि आई मेक बोल्ड का मतलब डेयर होता है, मैं बहुत हिम्मत कर रहा हूँ, मैं हिम्मत करूँगा ये बात कहने की कि यूरोपियंस को भी इन चीज़ों से बचना होगा। विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक, अपने नज़रिए को पुनर्निर्मित करना होगा अगर वो नहीं चाहते हैं इस चीज़ के नीचे दब जाना। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कम्फर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, किस चीज़ के बोझ के नीचे दब जाना? वो जो आराम है, वो जो आरामदेह चीज़ें हैं जिनके वो गुलाम हुए जा रहे हैं, उनके बोझ के नीचे अगर ये दब के बर्बाद नहीं होना चाहते तो उन्हें भी अपने नज़रिए में बदलाव लाना होगा। ये इतनी बड़ी बुराई है, सुख की तलाश, भौतिक सुख, शारीरिक सुख की तलाश,
जो उन्हें गुलाम बना के उनको बर्बाद किए जा रही है। और यूरोपियंस को ये बात समझनी होगी, इससे छुटकारा पाना ही होगा। It may be that my reading is wrong, but I know that for India to run after the golden fleece is to quote certain death. कहते हैं हो सकता है कि मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो गलत हों, लेकिन जितना मुझे पता है कि अगर भारत ने इस गोल्डन फ्लीस का पीछा किया तो इसका मतलब कि वो निश्चित मृत्यु की चाहत कर रहे हैं, निश्चित मृत्यु की तरफ अग्रसर हैं। गोल्डन फ्लीस क्या होता है? फ्लीस कहा जाता है एक तरीके का मटेरियल होता है, ऊनी खाल की तरह का। गोल्डन फ्लीस ग्रीक मिथोलॉजी में एक मेढ़ा था जिसकी एक सुनहरी खाल थी, जिसको एक राजा ने ड्रैगन्स की गुफा में डलवा दिया था, मुझे ज़्यादा पता नहीं। तो उसकी तलाश में कई लोग गए थे, जो जा रहा था वो मृत्यु को ही प्राप्त हो जा रहा था, क्योंकि सोने की खाल थी, पूरी शुद्ध सोने की, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी कीमती होगी। वही चीज़ें कहता है, एक तरीके से समझिए वो छलावा था, हमारी भाषा में कहा जाए तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, जो असल में तो होती नहीं है। तो अगर हम सोने के अंडे वाली मुर्गी के पीछे भागेंगे तो मतलब मौत को समझिए, मौत की चाहत हम रख रहे हैं। Let us engrave on our hearts the motto of a Western philosopher, plain living and high thinking. अभी कुछ देर पहले गांधी जी ने क्या कहा था कि ऐसा नहीं है कि हम लोग विदेशियों से, हम पाश्चात्य सभ्यताओं से वो चीज़ें नहीं लेंगे जो सीखने और समझने लायक हैं। और उसी का उदाहरण यहाँ उन्होंने दिया है कि हमारे दिल पे चलिए हम लोग एक चीज़ एकदम लिख के रख लेते हैं, एनग्रेव मतलब खोद के लिखना, लिख लेते हैं। मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर, एक पश्चिमी दार्शनिक का सिद्धांत हम लोग लिख लेते हैं। वो क्या है? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। आपने कई जगह ये सुना होगा, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस run the risk in a vain search after high living of missing high thinking. कहते हैं ये एक चीज़ तो आज के दौर में निश्चित है, क्या कि लाखों करोड़ों लोग हाई लिविंग में कैसे रह सकते हैं? पैसा एक मटेरियल चीज़ है, कुछ लोग अमीर होंगे तो कुछ लोग गरीब भी होंगे, तो बहुत लोग हाई लिविंग में नहीं रह सकते हैं, सबके पास पैसा नहीं हो सकता है। तो हम जो कुछ लोग हैं, वी द फ्यू, हम कुछ लोग हैं जो ये दावा करते हैं, ये दम भरते हैं, प्रोफेस का मतलब होता है दावा करना, दम भरना, टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेज, हम दावा करते हैं कि हम दूसरों के लिए सोच रहे हैं, पूरे देश के लिए सोच रहे हैं, इसी वजह से वो लोग हम पे भरोसा करते हैं। तो हम इस खतरे में हैं कि कहीं हम भी हाई लिविंग के चक्कर में ना पड़ जाएं, हाई थिंकिंग को नज़रअंदाज करके। इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, हम इस खतरे में हैं कि कहीं हम एक बेकार की खोज में लग जाएं हाई लिविंग के, यानी कि ऊंचे जीवन के, और इस तरह हम खो देंगे क्या? हाई थिंकिंग, ऊंचे विचार को। यानी हम जिएंगे तो काफ़ी लैश लिफाफ से, ऐशो आराम से, ढेर सारी सुख सुविधाओं के साथ, लेकिन हमारी सोच ऊंची नहीं हो पाएगी। Civilization in the real sense of the term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants. कई बार यही बात बार बार दोहराई जा रही है कि सभ्यता का मतलब असल में ये नहीं है कि हम अपनी चाहतों को बढ़ाते चले जाएं, हम उनकी बढ़ोतरी करें, ये सभ्यता नहीं है, बट इन द डेलिब्रेट, बल्कि सोची समझी एंड वॉलंटरी, अपनी स्वैच्छिक रूप से उनको हम जो नियंत्रण करेंगे वही हमारी सभ्यता है। यानी कि सभ्यता का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर ढेर सारी ख्वाहिशें हैं, बल्कि आपका उन पे वश है, वो आपके वश में है, आप उनको चला रहे हैं, वो आपको नहीं चला रही हैं। ये है असल में सभ्यता। आप लोगों ने एल्बाट्रॉस की कहानी पढ़ी होगी, द एंशिएंट मरीनर में, जिसमें वो उसके अंदर एक टेम्पटेशन आता है बस ऐसे ही कि मुझे एल्बाट्रॉस को मार देना, और वो ऐसे ही मार देता है बिना किसी रीज़न के। हम भी ऐसे ही जब अपनी इच्छाओं को खुला छोड़ देते हैं तो हमसे बहुत सी चीज़ें करवाती है जो असल में गलत है, जो हमें नहीं करनी चाहिए, और उन्हीं का नियंत्रण असल में सभ्यता है। कहते हैं कि दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। हमारी इच्छाओं का हम जब दमन करेंगे तभी, दिस अलोन, बस उसी चीज़ से हमारी क्या चीज़ें बढ़ेंगी, क्या चीज़ें हमारी उठ के आएंगी और बढ़ेंगी? कंटेंटमेंट यानी कि संतोष,
रियल हैप्पीनेस, असली सुख, असली खुशी, एंड कैपेसिटी ऑफ सर्विस, कैपेसिटी फॉर सर्विस, सेवा की क्षमता। हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखेंगे तभी हम खुश रह पाएंगे, संतुष्ट रह पाएंगे और दूसरों की सेवा कर पाएंगे। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help. अब गांधी जी भी इस बात से इनकार नहीं करते कि सुख बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि a certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help. कहते हैं कुछ स्तर तक भौतिक सुख ठीक है, और हारमोनी का मतलब होता है ना भाईचारा असल में, लेकिन यहाँ फिजिकल हारमोनी का मतलब अपने शरीर को थोड़ा बहुत आराम दे, यह भी ज़रूरी है। कंफर्ट का मतलब ही होता है आराम, वो चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन कुछ स्तर तक ही ये चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके ऊपर अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। उसके ऊपर उससे ज़्यादा अगर हम तलाश करें अपने शरीर को सुख देने की, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। मदद की बजाय क्या बन के रह जाएगी? बाधा। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। आगे कहते हैं कि therefore the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare. इसीलिए ये जो सिद्धांत है, ये आदर्श जो है, ढेर सारी इच्छाओं को बना लेने का अपने अंदर और उनको संतुष्ट करते रहने का, ये क्या है? ये एक तरीके का डिल्यूजन है, एक तरीके का माया जाल है, एंड अ स्नेयर, एक तरीके का फंदा है। डिल्यूजन भ्रम भी होता है, माया जाल कह लीजिए। आगे कहते हैं कि द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, अ डेड स्टॉप बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलप्शुअसनेस। वॉलप्शुअसनेस पढ़ते हैं इसको, हल्का च श आता है साथ में। कहते हैं कि द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, हम अपने शारीरिक आवश्यकताओं का पालन कर रहे हैं, उसकी पूर्ति कर रहे हैं, यहाँ तक कि इंटेलेक्चुअल नीड्स, हमारी मानसिक ज़रूरतें जो हैं, हमारी ज्ञान से संबंधी ज़रूरतें हैं, उनको हम पूरा कर रहे हैं। वो एक ख़ास जगह पे आके रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं रुकी तो वो शारीरिक और मानसिक विकृति में तब्दील हो जाएगी। इट डिजेनरेट्स, विकृत होके क्या बन जाएगी? इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलप्शुअसनेस। वॉलप्शुअसनेस आप वासना को कह सकते हैं, भूख को कह सकते हैं, भोग विलास को कह सकते हैं। मतलब हमारा जो शरीर है और हमारा दिमाग, दोनों को एक खास जगह पे ही ला के हमें रोक देना चाहिए, इससे पहले कि उनकी भूख बढ़ जाए किसी भी चीज़ की। ज्ञान की भी बहुत अधिक भूख बहुत बुरी होती है, इसीलिए इन्होंने कहा इंटेलेक्चुअल वॉलप्शुअसनेस। ज्ञान की भी हद से ज़्यादा भूख हमें खराब ही कर देगी। एक पुरानी अंग्रेजी कहावत है, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, यानी कि अधिक जिज्ञासा ने बिल्ली की जान ले ली। हमारे साथ भी कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञान की तलाश में रहें और हम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energies should be concentrated. कहते हैं एक मनुष्य को इस तरह से अपने शारीरिक और कल्चरल मतलब सांस्कृतिक वातावरण को संभाल के रखना चाहिए, अरेंज करके रखना चाहिए कि ना तो वो उसकी मानवता की सेवा में बाधा बने, यानी कि ऐसा ना हो कि वो मानवता की ज़रा भी सेवा ना कर पाए। आया इस दुनिया में, पैदा हुआ, खाया पिया, पढ़ाई की, बच्चे पैदा किए शादी करके और चला गया, ऐसा ना हो। वो थोड़ी बहुत सेवा भी करे इंसानों की, ऑन विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड, जिस चीज़ पे उसका सारा ध्यान होना चाहिए, उसकी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए। किस चीज़ पे उसकी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए? मनुष्य की सभ्यता की सेवा में, संस्कृति की सेवा में, मानवता की सेवा में। और इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हुआ। ऐसे था तो हो सकता है थोड़ा बोरिंग रहा हो, लेकिन उम्मीद करता हूँ मैंने ढंग से आपको पढ़ाया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।